जय श्री राम। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति की इस मंशा से शुरुआत हुई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इंडिया अलायंस में कोई भी तरजीह, कोई भी उनका कोई भी वजन नहीं रह गया। इंडिया अलायंस में कन्वीनर बनने के लिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत यत्न किए, लेकिन ममता बनर्जी ने खरगे का नाम प्रस्तावित करके और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देकर सबके इरादों पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी अपनी स्थिति इंडिया अलायंस में मजबूत करने के लिए ये 67 दिनों की 6200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। असम में प्रवेश करते ही एक पत्रकार महोदय ने टीवी डिबेट शो में कहा था, जो कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस को राय देते रहते हैं, उन्होंने कहा था अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाए या राहुल गांधी पर लाठीचार्ज हो जाए, पुलिस कर दे, तो राहुल गांधी लड़ाई में मोदी के समकक्ष आ जाएंगे। तो राहुल गांधी ने उपक्रम पूरी तरह से किया, पुलिस के बैरिकेड उठा के फेंक दिए। जो जो उनको एडवाइजरी पुलिस के द्वारा दी गई थी उसके ठीक विपरीत वो हरकतें वहाँ कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं कि अब तो पुलिस कुछ न कुछ उन पर कार्रवाई करेगी। एफआईआर उन पर दर्ज करनी पड़ी क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। हालांकि अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और संभवतः किया भी नहीं जाएगा क्योंकि वो तो चाहते हैं, लाठी खाने की हिम्मत है नहीं। हालांकि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कि ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक बार वो गिर गए थे। तो खैर वो बात की बात। सबसे इसमें असम से तो वो निकल आएंगे। हेमंता बिश्वा शर्मा भी इनको केवल धमका रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर कार्रवाई कभी भी हो सकती क्योंकि पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, कानून तोड़ा गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया। जो इनके ऊपर नियम और शर्तें इनको बताई गई थी यात्रा के दौरान, उनने ठीक उसका उलट किया। तो ये एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट से इनको इसमें भी सजा भी हो सकती है। तो ये अगर कहीं से केरल से जीत भी जाएंगे तो इनकी सांसदी फिर जा सकती है। 2024 में जीतने के बाद भी उसका इंतजाम हो चुका है, लेकिन बहुत डगर कठिन है। बंगाल की रपटीली डगर है क्योंकि बंगाल के लोग कहलाते हैं दादा और वो दीदी है, लेकिन वो दीदी दादागिरी वाली है। वो जहाँ खड़ी होती हैं खेला होवे, लेकिन उसके नियम सब वो खुद बनाती हैं तत्काल, और जब चाहें तो नियमों को बदलती रहती हैं। तो ममता दीदी फुटबॉल से क्रिकेट खेल सकती हैं, कोई नियम नहीं, मेरी मर्जी। और इधर पप्पू भाई हैं, वो तो हैं बोलते बोलते क्या बोल जाएं, उनके ऊपर भी कोई नियम लागू नहीं होता है। तो जब ये दोनों आमने सामने आना तय है, इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी पहले से ही अपने को लगभग अलग कर चुकी हैं और आज अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में सभी 13 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है, चंडीगढ़ सहित। चंडीगढ़ की मिला दो 14 सीटें हो जाती हैं और बोला ये सभी सीटें हम अपनी दम पे जीत भी जाएंगे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, उनके लिए गठबंधन के लिए वो उत्सुक जरूर हैं, लेकिन वहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक मत प्राप्त करके पहले से ही ऐसी स्थिति में है कि दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। क्यों कि 2019 से कहीं ज़्यादा बढ़िया माहौल भाजपा के लिए है। राम नाम की सुनामी उनको साथ में है, वो सब बहा ले जाएंगी, केवल राम नाम वाले ही पत्थर तैर पाएंगे। तो दिल्ली में भी कुछ नहीं होने वाला है। अब रही बात कि बंगाल और उसके बाद बिहार की भी ज़मीन खिसक गई है इंडिया अलायंस से। अब वो अपने वजूद बचाने के लिए आरजेडी जेडीयू लगी हुई है क्योंकि राम नाम का सबसे ज़्यादा असर बिहार में हुआ है
ये चुनाव बताएगा। समीक्षक कुछ भी जाने, क्योंकि वो खुद आंख में पट्टी बांध के कर रहे हैं। प्रतिष्ठा के बाद में प्राण प्रतिष्ठा जब देवता की होती है तो पट्टी खोल दी जाती है और उसकी दिव्य दृष्टि के सामने जो भी चीज़ पड़ती वो चकनाचूर हो जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता, दर्पण रखा जाता है जो कि चकनाचूर हो जाता है। तो अभी ये अपनी पट्टी बांधे हुए, आपको ध्यान होगा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समय बिहार में कैसे भक्त उमड़े थे। दोबारा उनको कार्यक्रम भी नहीं करने दिया गया में। तो पब्लिक के लिए जो वो लगाते हैं अपना दिव्य दरबार, नहीं करने दिया गया था, लेकिन उनका असर है। अब तो राम की सुनामी है, भगवान श्री राम की, भारत में उसका असर भी दिखने लगा। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई ठीक उसी समय भारत का स्टॉक एक्सचेंज 5 में से चौथे नंबर पर आ गया। अब केवल भारत जो है चाइना, जापान और अमेरिका से पीछे रह गया है। आपको आश्चर्य होगा, चाइना जो दूसरे नंबर पर था वो खिसक के तीसरे नंबर पर चला गया, क्योंकि चाइना भी भारत से बैर भाव रखता है। अब अगला नंबर जब भारत एक पायदान और अपनी प्राप्त करेगा ऊंचाई वाली, तो चाइना को खिसकाएगा। तो ये ध्यान रखो, राम की कृपा हो गई। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दुनिया में सबसे अधिक शाखाओं वाली बैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में ज़बरदस्त उछाल आएगा राम जन्मभूमि की वजह से। क्योंकि अरब की इकोनॉमी, सऊदी की इकोनॉमी, मक्का मदीना की वजह से, जो हज के आती होते उनकी वजह से बहुत ही ऊंचाई पर है। तो जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी तय की है योगी आदित्यनाथ जी ने, वो बहुत आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और भारत ने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अपनी इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसमें 4 ट्रिलियन के करीब भारत पहुंच रहा है। और 27 तक का लक्ष्य बहुत आसानी से 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें यूपी का बड़ा योगदान होगा। 5 ट्रिलियन से भारत के पहुंचने के पहले जो यूपी का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का, वो पूरा हो जाएगा। तो यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी का मतलब होगा 20% कुल सकल भारत की जो जीडीपी होगा उसका 20% केवल उत्तर प्रदेश का होगा। तो ये कमाल जो है प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू हो गया, रामराज का प्रभाव शुरू हो गया। और जो निशाचरी प्रवृत्ति का ये घमंडिया गैंग है, ये पूरा अपने आप में समाप्त हो जाएगा। राहुल यानी जो बंगाल में घुसेंगे उस समय आप देखना क्या स्थिति होती है। और दोनों खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था होना तय है। जवानी जंग इनमें ऐसी होगी कि मीडिया को बहुत सारा मसाला मिलेगा। तो 6200 किलोमीटर की यात्रा इनको 62 सीटें भी नहीं दिला पाएगा। पप्पू परीक्षा में बैठेगा ही नहीं, ठीक से लिखेगा नहीं, तो पप्पू का फेल होना तय है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर ये रहे हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं, सेल्फ गोल मास्टर हैं। जब भी इन्हें खेल के मैदान में उतारा जाता है तो ये सेल्फ गोल मारते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है चलो गोल तो मारना, इधर ही मार दो। और जिस साइड उनका गोल पोस्ट होता है उसमें गोल मारते हैं। और इनके जो खिलाड़ी हैं रक्षक, वो तो अब पप्पू को गोल मारने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ भी करें, वो जो भी बोलेंगे सब उनके उसमें आ जाएंगे। कांग्रेस के विद्वान लग जाएंगे, जैसे कालिदास जो बोल रहे थे महामूर्ख, विद्वान लोग उनको सही साबित कर रहे थे विद्योत्तमा को परास्त करने के लिए। लेकिन वो दौर और था, और वो एक पप्पू पास हो गया, कालिदास बन गया। अब नकल में कोई कालिदास नहीं बन पाता है। रही बात जब बिहार में प्रवेश करेंगे, बिहार की राजनीति को तो मोदी ने ध्वस्त कर दिया। आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर जो पिछड़ी राजनीति
जनगणना का ये सिगुफा छोड़ के जो किया गया था, एक तो उसका परिणाम पहले ही आ गया कि जनगणना के आधार पर आपने आंकड़े तो जारी किए, लेकिन बाकी जातियों को क्या मिला? केवल और केवल यादव, अब वो भी नकली वाले यादव। लालू यादव को जब सजा हुई तो अपनी अनपढ़ पत्नी को उन्होंने सीएम बनाया, जो कि आंगनबाड़ी या चपरासी की नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकती थी। अपने एक पगलोहट लड़के को मंत्री बना दिया। और 9वीं फेल, जो मतलब परिवार में कोई भी एक उनका लालू यादव जी का बड़े भाई, जो कि राय ही लिखते थे, इनके पिताजी राय, और लालू यादव का भतीजा जो उनके चपरासी बड़े भाई का बेटा, वो अभी भी राय लिखता है। और ये लोग हो गए यादव राजनीति के लिए, जैसे कि राहुल गांधी गांधी हो गए। मान लिया कि फिरोज गांधी ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके गांधी से गांधी कर ली, ठीक है, लेकिन उन फिरोज गांधी से दूर दूर तो कोई मतलब नहीं। प्रयागराज में उनकी जो कब्र, मकबरा, समाधि जो भी है, वहाँ मत्था टेकने नहीं जाते। जबकि अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर, बाबर के मकबरे पर दादी और खुद जा चुके हैं मत्था टेकने के लिए। तो ये सब है नकली सरनेम वालों का कमाल। खैर, सरनेम किसी का कोई भी हो, राम नाम की सुनामी में सारे सनातनी एक हो गए। कोई सरनेम, कोई जाति, कोई पाति, अमीरी, गरीबी, वीवीआईपी, वीआईपी, आपने देखा कैसे वहाँ पर बैठे थे आम जन जैसे। तो ये राम नाम की सुनामी में निशाचरी प्रवृत्ति की घमंडिया गैंग पूरी तरह से डूब जाएगी। तो पप्पू नहीं हो पाएगा पास, ये फिर से हो जाएगा फेल। अब देखो राजनीति का खेल, विशेषकर बंगाल में दीदी खेला करोगे।